जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम फांसीवादी की अगली कड़ी में यह जानेंगे कि फांसीवादी महिलाओं के बारे क्या सोचते थे। क्या किसी सरकार का अधिकार केवल संसद तक होता है या वह यह भी तय कर सकती है कि महिलाएं क्या करें, कितने बच्चे पैदा करें, कैसा परिवार आदर्श है और धर्म की भूमिका क्या होगी। मुसोलिनी का फांसीवाद केवल राजनीति बदलना नहीं चाहता था, वह समाज को भी अपने अनुसार बदलना चाहता था। फांसीवाद का आदर्श परिवार के क्या मायने थे? मुसोलिनी का मानना था कि राष्ट्र की शक्ति परिवार से शुरू होती है, लेकिन यह परिवार कैसा होना चाहिए? उसके अनुसार पुरुष सैनिक, कमाने वाला और राष्ट्र का रक्षक हो, तो महिला माँ, पत्नी और बच्चों की परवरिश करने वाली, यानी परिवार की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से लैंगिक आधार पर परिभाषित की गई। क्या महिलाओं को केवल मां बनाना चाहता था? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मुसोलिनी चाहता था कि महिलाएं केवल बच्चे पैदा करें। इतिहास थोड़ा अधिक जटिल है। इतिहासकार विक्टोरिया डी ग्रेजिया के अनुसार फांसीवादी शासन महिलाओं को मुख्यतः मातृत्व और परिवार के संदर्भ में देखता था। राज्य का आदर्श था कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक सैनिक बनेंगे और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। मोहन भागवत ने भी कई अवसरों पर महिलाओं की भूमिका को माँ, परिवार की आधारशिला और गृह प्रबंधन के संदर्भ में वर्णित किया है। 2013 में तो इंदौर के एक कार्यक्रम में भागवत ने पति पत्नी के संबंध को एक सामाजिक अनुबंध की तरह संबोधित किया, जो काफ़ी विवादित रहा। आरएसएस के लोग भी हिंदुओं को 4-4 बच्चे करने की वकालत करते हैं। ये अलग बात है कि वे खुद कुंवारे रहते हैं, दूसरों पर थोपते हैं। शायद यही कलयुग का हिंदू राष्ट्र है और फांसीवादी है। 1927 में मुसोलिनी ने शुरू किया बैटल ऑफ बर्थ्स। बैटल ऑफ बर्थ्स क्या थी? यह कोई युद्ध नहीं था, यह जनसंख्या बढ़ाने का सरकारी अभियान था। मुसोलिनी चाहता था कि इटली की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से 6 करोड़ तक पहुँचे। सरकार का तर्क था कि अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक मजदूर मिलेंगे, अधिक सैनिक बनेंगे और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और अपने यहाँ तो अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक अंधभक्त। मुसोलिनी सरकार करती क्या थी? सरकार जो थी वो अधिक बच्चों वाले परिवारों को पुरस्कार देती थी, कुछ करों में छूट दी, विवाह को प्रोत्साहित किया, अविवाहित पुरुषों पर विशेष कर लगाया गया, बड़े परिवारों का सार्वजनिक सम्मान किया। ये सब यहाँ भी होने बाकी हैं। हाँ, कुछ भाजपा शासित राज्यों में अधिक बच्चों के बारे में चर्चाएं हो रही है। क्या महिलाओं की नौकरी पर प्रतिबंध था? पूरी तरह नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं था जिसने कहा हो कि सभी महिलाएं नौकरी नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने विशेषकर सरकारी नौकरियों और कुछ पेशों में महिलाओं की संख्या सीमित करने की कोशिश की। 1930 के दशक में कई नीतियाँ ऐसी थी जिनका उद्देश्य पुरुषों को प्राथमिक रोजगार देना था। इतिहासकार विक्टोरिया डी ग्रेजिया लिखती है कि राज्य महिलाओं को घर और मातृत्व की ओर प्रोत्साहित करना चाहता था, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था में लाखों महिलाएं काम करती रही, यानी प्रचार और वास्तविक जीवन में अंतर था। महिलाओं से क्या कहा जाता था? सरकारी प्रचार में महिलाओं से कहा जाता था कि राष्ट्र की सेवा सिर्फ युद्ध लड़कर नहीं होती, अच्छे बच्चे पैदा करके भी होती है, अर्थात माँ होना भी राष्ट्र सेवा है। यही बात तो आरएसएस भी करती है। लड़कियों की शिक्षा कैसी थी? लड़कों की तुलना में लड़कियों के प्रशिक्षण का उद्देश्य अलग था। उन्हें सिखाया जाता था कि गृह प्रबंधन कैसा हो, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, सिलाई, शारीरिक व्यायाम, राष्ट्रवादी अनुशासन। लेकिन यह कहना कि उन्हें केवल खाना बनाना ही सिखाया जाता था, इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। वे सामान्य शिक्षा भी प्राप्त करती थी। क्या उन्हें सैनिक बनाया जाता था? नहीं, लड़कों की तरह सैन्य प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था उन्हें। राज्य चाहता था पुरुष सैनिक बने, महिलाएं भविष्य के सैनिकों की माताएं बने। मुसोलिनी का धर्म से क्या संबंध था? यह एक रोचक प्रश्न है। तो क्या मुसोलिनी धर्म विरोधी था? शुरुआत में हाँ। युवा अवस्था में मुसोलिनी चर्च का आलोचक था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसकी नीति बदल गई। मुसोलिनी ने 1929 में लेटरान ट्रीटी कैथोलिक चर्च और वेटिकन के साथ समझौता करके किया। इसे कहा गया लेटरान ट्रीटी। इस समझौते में वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राज्य माना गया, कैथोलिक धर्म को विशेष मान्यता मिली, चर्च और राज्य के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। तो क्या मुसोलिनी ने चर्च पर कब्जा कर लिया था? नहीं, वास्तव में उसने चर्च को समाप्त नहीं किया, उसने समझौता किया। हालांकि बाद में युवा संगठनों और शिक्षा को लेकर चर्च और फांसीवादी शासन के बीच तनाव भी हुआ।
लेकिन दोनों पूरी तरह एक नहीं हो पाए। उस समय परिवार क्यों महत्वपूर्ण था? फासीवादी के अनुसार यदि परिवार राज्य के आदर्शों के अनुसार चलेगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसीलिए परिवार व्यक्तिगत संस्था नहीं, राष्ट्रीय संस्था बन गया। तो क्या बच्चे सवाल ना करते? इतिहासकार एमिलियो जेंटाइल लिखते हैं, फासीवादी शिक्षा का उद्देश्य आलोचनात्मक नागरिक से अधिक निष्ठावान नागरिक तैयार करना था। लेकिन यह कहना कि बच्चों को सोचने से मना किया जाता था, इतिहास की परिभाषा ऐसी नहीं है। सही बात यह होगी कि शिक्षा में स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच की अपेक्षा राज्य के प्रति निष्ठा पर अधिक बल दिया गया। ये इतिहासकार की सोच है, लेकिन हकीकत यह है कि स्वतंत्र सोच से रोका गया। मोदी युग के अपने देश में भी शिक्षा की आज जो स्थिति है उसमें आज्ञाकारी बनना और इतिहास का महिमा मंडन ही मकसद रह गया है। बच्चे सवाल क्या पूछ लिए, जंतर मंतर पर लाठी और आंसू गैस छोड़ी गई। आज देश से वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं, युवा सिर्फ लेबर बनकर रह गया है। पूरी दुनिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड का इस्तेमाल होता है, जिस कारण से साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हुई। लेकिन इंडिया में ना अपना कोई ईमेल सॉफ्टवेयर है, ना क्लाउड, ना एआई, ना मैन्युफैक्चरिंग है। सब कुछ हमें बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर असेंबलिंग यूनिट सिर्फ है। यह स्थिति शुद्ध रूप से यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी को प्रतिस्पर्धा वाली शिक्षा से दूर कर दिया जा रहा है। उन्हें सिर्फ आज्ञाकारी और इतिहास का महिमा मंडन करने के लायक छोड़ा गया है। वैसे छात्र सत्ता से सवाल नहीं पूछते। आप देखेंगे इन्हीं फासीवादी सोच को स्थापित करने के लिए इतिहास और नैतिक शास्त्र की किताबों को नए सिरे से देश में लिखा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो सर्कुलर भी जारी हुआ कि सरस्वती वंदना, वेदों का पाठ आदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ सुबह की असेंबली में करना पड़ेगा। यानी आप हिंदू नहीं हैं तब भी आपको हिंदू वेदों के मंत्रों और सरस्वती वंदना आदि भक्ति के साथ करना होगा। यही फासीवाद है। आपकी धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता हिंदुत्व के अधीन निचोड़ने के लिए यह तैयारी है। बाकी आप खुद सोच कर देखिए, क्या भाजपा सरकार की यह नीति सही है? मुसोलिनी ने महिलाओं को मुख्यतः मातृत्व और परिवार के संदर्भ में प्रस्तुत किया। परिवार को राज्य का आधार बताया, धर्म से टकराव की जगह राजनीतिक समझौता किया और शिक्षा तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक विशेष प्रकार का नागरिक और परिवार बनाने की कोशिश की। भाजपा और आरएसएस ने धर्म को पैसा और सत्ता हासिल करने का माध्यम बनाया। आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर बनाया, वहाँ का चंदा भी चोरी किया और राम मंदिर बनाने के नाम पर सत्ता भी हासिल किया कि हमने 500 साल बाद आपके लिए मंदिर बनाया। अरे वो धर्म से संबंधित लोगों का काम था, शंकराचार्य लोगों का काम था। आपके द्वारा बनाया गया ट्रस्ट का काम तो था ही नहीं। खैर, तो अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हर राष्ट्रवाद फासीवाद होता है? इथियोपिया पर इटली का हमला पर राष्ट्रसंघ की क्या प्रतिक्रिया थी? सेना पर इतना जोर क्यों था? फासीवाद का सैन्यवाद क्या था? और मुसोलिनी के लंबे भाषणों में क्या होता था? इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जोहार।